देखिए, ये आपके दर्शकों का अभिवादन के बाद मैं आपसे बात कहूं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ले लिया। जब छूट कर आए तभी वो अपने भाषणों में कहते थे कि हम अगर एफिडेविट दे दिए होते तो सरकार गिर जाती। इस तरह के खुलासा तो उन्होंने आने के बाद ही किया था। और ये सबको मालूम है कि उनके साथ जो कुछ भी किया गया था एक षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र किसका था ये जांच का विषय है, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। और जब अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ उनके पास होगा, सबूत होगा, सारी बातें होगी, तो वो बोल रहे हैं और डंके की चोट पर बोल रहे हैं। इस बारे में और क्या कहने की जरूरत है, बताइए। वो तो खुद जब बोल रहे हैं तो अपने को बोलने की आवश्यकता क्या है। देवेंद्र फडणवीस जी ने सबूत मांगा है तो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं कि जल्द ही मैं सबूत भी पेश करूंगा, ऑडियो वीडियो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो राजनीति में क्या भूचाल आएगा? देखिए, राजनीति में जो आना था वो आ गया। सरकार को जानी थी, सरकार चली गई। ये चीज़ों से क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है। जो अनिल जी के आदमी अनिल के साथ हैं, जो उनके आदमी हैं उनके साथ हैं। यहाँ तो गुटबाजी के सवाल है। हम पार्टी वाले हैं, हम पार्टी के साथ हैं। सवाल ये है कि अन्याय तो हुआ है अनिल देशमुख के साथ। अन्याय का तो आपको मालूम है कि अन्याय होता है, चाहे किसी के जरिए किया जाए। अनिल देशमुख के ही साथ नहीं, अनिल देशमुख के पूरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। अब वो अन्याय न्याय में बदल नहीं सकता। अन्याय जो हो चुका वो हो चुका। उसका प्रायश्चित कौन भोगेगा वो तो वो जाने। रह गया कि अनिल देशमुख जी कह रहे हैं, सबूत के आदान प्रदान कहने वालों पर है। अनिल देशमुख के खिलाफ भी तो फडणवीस भी बहुत कुछ कह रहे हैं, तो सबूत उनके पास भी अगर है तो वो भी दे। सवाल ये, सबूतों को कौन मानेगा? सबूतों को मानने की बात तो अदालत तक है। और मामला अदालत में 100 करोड़ का आरोप लगाया गया और 1 करोड़ कुछ लाख का जो है 71 लाख का चार्जशीट पुटअप किया गया। एक आदमी के भविष्य के साथ खेला गया, एक आदमी को मंत्री पद से हटाया गया, एक आदमी को जेल में रखा गया, उसके नातिन 6 बरस की बच्ची तक के से इंक्वायरी की गई। ये अन्याय को कौन वापस कर पाएगा? कोई वापस कर सकेगा? बीते दिन कोई लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता। और गलती किसकी है वो छोड़ दीजिए। ड्राइवर की गलती से यात्रियों की मौत हो जाती है। गलती किसकी थी? ड्राइवर की थी। लेकिन उसमें क्या करेंगे? यहां भी किसी एक की गलती की सजा पूरा परिवार पाया, लेकिन क्या गलती परिवार में किसी की नहीं थी? अब वो अनिल देशमुख जी देवेंद्र फडणवीस पर क्या बोल रहे हैं वो अनिल जी जानते हैं, वो सबूत देंगे। और देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते हैं वो बोलेंगे। दोनों नेताओं के बोलचाल हैं। हम कार्यकर्ताओं का क्या है? वो तो ऐसा है, कबीरदास का एक दोहा है, चलती चकिया देख के कबीरा दिया रोए, 2 पाटन के बीच में सुबहित बचे न कोई। नागपुर के नेताओं को तो चाहिए कि नागपुर का विकास करके नागपुर के नौजवानों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ साथ राष्ट्र में अपने हाथ बटाने के लिए रोजगार की उपलब्धता करानी चाहिए, सारी चीज चलानी चाहिए। लेकिन जो बातें हुई हैं उन बातों का कहीं ना कहीं संज्ञान तो आदमी लेगा ही। और जिसके साथ हुआ है वो तो कुछ न कुछ कहेगा करेगा, जो भी हो सकता है वो करे। हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम बस इतना जरूर जानना चाहते हैं कि गलती थी नहीं, लेकिन उसके कितनी बड़ी सजा दी गई, या गलती है तो सरकार उसको उजागर करे। क्या लगता है उद्धव जी और आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी भी हो सकती है जल्द ही इलेक्शन के पहले? भाई, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं कि हम आपको भविष्य बता दें, लेकिन ये पार्टी इतनी नीचे स्तर पर गई हुई, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि वो बदले की भावना से कुछ भी कर सकती है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जहाँ देखिए, पहली बात तो आपसे साफ कह दूं यादव जी, मानो हो तो मानवता हो। और जिसका शीर्ष नेता कहता है कि मैं मानो ही नहीं हूं, हम बायोलॉजिकल नहीं है, अनबायोलॉजिकल है, तो फिर जब वो मानो नहीं है तो उसमें मानवता कहां से आएगी? अब जो मानो नहीं होते हैं, अवतारित तौर पर होते हैं, तो जानते हैं अवतार कौन लेता है? अवतार कौन लेता है? देव लेता है, देवता लेता है, ये लेता है, और शैतान भी लेता है। याद कर लीजिएगा, शैतान हर रूप बदल लेता है। तो अवतारित कौन है वो पता बात की बात है। अवधारित कौन है? धारणा कौन ने धारण किसने किया है? अवधारित कौन है? इस पर फैसला होता रहेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानवता नहीं है। अगर मानवता हो तो मानव के हित की चिंता करे, अपने सत्ता की चिंता छोड़ दे। सर जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी महिलाओं के लिए 1500 की स्कीम चालू की है, तो एन इलेक्शन आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे मतलब आप? देखिए, इस पर किसी का 4 पंक्तियां हैं कि भंवर उभारा दे के मारेगा, शिकारी है तुझे ये चारा दे के मारेगा, बड़ा चालाक दुश्मन है, बड़ा चालाक दुश्मन है, संभल के रहना यादव जी, ये तेग से नहीं तुझे सहारा दे के मारेगा। तो ये 3 महीना चुनाव है, 3 महीना कहीं से व्यवस्था करके 1500 दे के भाकावे मिला करके चारा डाल के, जैसे मछली को फंसाने के लिए कटिया में चारा डालते हैं और डालकर फंसा लेते हैं, उस तरह जनता को फंसा के सत्ता में आके फिर जनता से ही वसूलने का काम करेंगे। और अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं, वो जानती है कि ये झूठों की सरकार है, झूठी योजनाएं हैं, झूठ का मामला है, झूठ में फंसाएंगे, झूठ से ही लूटेंगे। और लूट और झूठ में कोई चिंता नहीं है, जो झूठ बोलता है वो किसी काम का नहीं होता है। और इनकी सरकारें झूठ पे टिकी हुई है, झूठे आश्वासन पर है। आश्वासन और भाषण से सरकार नहीं चलती है। सरकार जो है आज 5 किलो राशन से जो चलाने के नाटक कर रहे हैं वो भी अब नहीं चलेगी। विचारधारा होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, गरीबों का उद्धार होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार होना चाहिए, तब जाके सरकार चलती है। ये बातों को छोड़ दीजिए। अब लालची लोग तो कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं 4 आदमी तो 15, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 15 उसको देखने के लिए बैठ जाते हैं। योजनाओं की घोषणा कर दीजिए तो कतारें इतनी लगेंगी, कितने की पॉकेट मार ली जाएगी, कितने धक्के खा के गिर जाएंगे। ये चढ़ने दो, इस भीड़ से सरकार में बदलाव होने की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं सर जी, आगामी इलेक्शन में अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की संभावना रहती है, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, तो अजीत दादा पवार जो है वापस से फिर रीबैक करेंगे क्या? क्या लगता है आपको? ऐसा तो आप कह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे। देखिए, छोड़कर जाने वाला लौट के आ सकता है, इंसान का दिल भी एक दिन बदल सकता है। जिस दिन अशोक जैसा राजा खून की नदी देखकर कलिंग के युद्ध में उसका हृदय बदल गया, वह हिंसावादी हो गया, तो क्या कह सकते हैं। आदमी आया था कत्ल करने मगर हमदर्द बन गया। ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। तो परिवार है, पहुंची वहीं पे लाश जहाँ का खमीर था। आदमी वहीं पहुंचता है जहाँ से उसकी बुनियाद रहती है। आए ना आए ये अजीत दादा जाने, लेंगे नहीं लेंगे ये आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब जाने। हम लोग तो उनके सिपाही हैं। सिपाही को कमांडर के फैसले पर कुछ कहने का हक नहीं है, फैसले पर चलने का हक है। हम चलते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार विकास आघाड़ी की बन रही है, बनने की संभावनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भगदड़ मची हुई है, सेना के सैनिक आ रहे हैं हमारे तरफ आत्मसमर्पण करके, जो गए हुए विधायक भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। साहब उसमें से छांट के ले भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बाकी तो कोई बात नहीं है। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप प्रश्न हमसे पूछते हैं, जो हमसे हमारे लायक जो प्रश्न हो वो पूछा कीजिए। अभी आप पूछ रहे हैं आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, ये उनकी आत्मा पर डिपेंड करता है और हमारे साहब के लेने की भावना पे डिपेंड करता है। हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। हम इतना जरूर कहेंगे कि पवार साहब जो भी निर्णय लेंगे हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। सर जी, जैसे पूर्व गृह मंत्री नागपुर रहवासी है अभी, और देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर, खास बात ये है। अब दोनों की ये लड़ाई में तो नागपुर का क्या होने वाला और क्या सिचुएशन रहेगी? एक लाइन में जवाब दूं कि 4 लाइन में जवाब दूं, बताओ? 4 लाइन में। 4 लाइन में चाहिए। अच्छा, पहले 1 लाइन का जवाब सुन लो। हाथी लड़े या घास खाए, नुकसान तो घास का होना है। ये दोनों लड़ें या कुछ भी करें, नुकसान तो जनता का होना है। विकास के मामले में व्यक्तिगत द्वेष नहीं आना चाहिए। जहाँ व्यक्तिगत द्वेष आते हैं वहाँ विकास रुक जाते हैं। लेकिन हमें लगता है दोनों के दल अलग हैं, दोनों के दिल अलग हैं, दोनों की पार्टी अलग है, दोनों का
सोचने की शैली अलग है। एक ने फंसवा दिया, एक ने फंस गए। अब ये उनके कहने हैं, हमारे कहने नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि जितना आदमी के अंदर प्रेम भावनाओं का संपर्क रहता है उतना ज़्यादा विकास होता है। जहाँ द्वेष आता है वहाँ क्लेश आता है, जहाँ क्लेश आता है वहाँ संदेश अपने आप मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में नागपुर वासियों का अगर ये दोनों अगर मिल के चलें तो विकास होगा, और लड़ते रहेंगे तो फिर नुकसान तो होना ही है। नुकसान में क्या कहेंगे आप और हम, नुकसान होता है चाहे कहीं भी हो। रह गया ये कि क्षेत्र अलग अलग है, क्षेत्र एक नहीं है। शहर में वो है, ये ग्रामीण काटोल में है। और रह गया ये कि लड़ाई तो जिला की नहीं, ये प्रदेश की बन जाएगी। और ये प्रदेश की लड़ाई बनती है तो बनने दीजिए। राजनीति में लड़ाई भी बहुत कुछ देती है, संघर्ष प्रेरणा देती है, हाथ रगड़िए गर्मी देती है। तो कुछ ना कुछ चलने दीजिए, चलना चाहिए। चलता रहता है तो जीवन है, सांस चलती है तो जीवन है। करवट बदलते हैं तो लोग समझते हैं कि हम जिंदा हैं। तो थोड़ा संघर्ष भी होना चाहिए। संघर्ष के बाद का हर्ष बड़ा आनंद देता है, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन बस हम आपसे जरूर कहेंगे कि इनका इंतजार कीजिए। आदमी है तो आदमी से प्यार।